अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। एक बात बोलूँगा कि जो चैप्टर है ये आपके एनटीकेट के सिलेबस के अंदर बहुत कम है। इसका मतलब ये है आपने बोर्ड के अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन जो आपके एनटीकेट के सिलेबस है उन तमाम चीज़ों को कवर नहीं करता। सो वी आर गोइंग टू बिगिन। यार चैप्टर को स्टार्ट करने से भी पहले ना हम एक चीज़ समझते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यार समझो इस तरह से कि करंट वाला चैप्टर पढ़ा आपने, उससे एक चीज़ समझते हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला। सॉरी, आपने एक बात पढ़ी थी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड बहुत पक्के दोस्त। सर ये क्या बात कही आपने? यार देखो, अच्छा दोस्त होने का मतलब क्या है? यू आर देयर फॉर ईच अदर। जब कोई एक मौजूद है तो दूसरा भी मौजूद होगा। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड फ्रेंड। यू आर देयर फॉर ईच अदर। आपने एक बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट गुजर रहा था, किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा था, तो एक और चीज़ हो रही थी कि उस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड पैदा हो रही थी, एंड वी कॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसका मतलब ये है कि व्हेन करंट वाज अलोन मैग्नेटिक फील्ड वाज देयर फॉर हिम। इसका अगर फिजिक्स की ज़बान में समझे तो जब करंट आता है तो कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी साथ आ जाए। दैट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि जब मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन इंड्यूस करंट एज वेल। बात सेंस बनाती है। जब करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके अच्छा दोस्त कौन है? करंट, तो वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट हाउ वी अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिज्म की वजह से करंट कैसे इंड्यूस होता है। इन शॉर्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे इंड्यूस होता है। दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जिसको हम लोग अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जितनी थोड़ी बहुत हमें डिटेल मालूम होनी चाहिए वो मैं वापसी आप लोगों को रिकैप करवा रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स, सी, बेसिकली होता यह है कि फ्लक्स ये कहलाता है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस मौजूद है, अगर मेरे पास कोई सरफेस मौजूद है तो उसमें से अगर कोई लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर कोई लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट विल बी कॉल्ड एज अवर मैग्नेटिक, सॉरी, दैट विल बी कॉल्ड एज अवर फ्लक्स। अब अगर मैं इन फील्ड लाइन्स को बोल दूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, यानी ये बी है, तो इस सिनेरियो में इस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक। A number of magnetic field lines passing through any surface is called magnetic flux. फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला है B डॉट ए कॉस थीटा, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया, जिस एरिया के ऊपर से पास करी, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा डिटरमाइन करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी है। समझो, अगर मेरे पास कॉस थीटा है, कॉस की वैल्यू है 0, मतलब मेरे पास सरफेस का नॉर्मल ऐसे है और मेरे पास लाइंस डायरेक्टली ऐसे आ गई, तो मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, सारी लाइंस पास करी। अगर मेरे पास सरफेस ऐसी है और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आ रही, एक भी लाइन पास नहीं करी। अगर मेरे पास सरफेस ऐसी है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही, तो नेगेटिव मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। कॉस की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको उनके ऊपर बताया कि 0 के ऊपर, 90 के ऊपर, 180 के ऊपर, कभी हमारे पास ऐसे भी जाएंगी, कभी हमारे पास ऐसे भी जाएंगी। तो विद डिफरेंट कॉस की वैल्यूज वी विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस थीटा, सॉरी, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझते हैं कि फैराडे भाई ने हमसे क्या कहा। अच्छा, फॉर एनीवन हु इज़ नॉट फॉलोइंग योर ट्रेडिशनल बुक्स, तो ये लॉ आपको फैराडेज लॉ के अंदर सेकंड लॉ के अंदर मिलेगा जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर ट्रेडिशनल बुक्स किसी भी बोर्ड की, तो दिस इज स्टेटेड एज नॉर्मल फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ। ठीक है, वाई एम आई टेलिंग दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडियन यूट्यूबर से पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली क्लोज सर्किट की बात करता है कि क्लोज सर्किट होगा तो इंड्यूस करंट हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होगा, और सेकंड लॉ हमारे पास बात करता है जिसके हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, फैराडेज
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि फैराडे भैया ने हमें क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो ये फैराडे ने एक बहुत सिंपल सी बात की। फैराडे ने बोला कि जब भी फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो वो डिपेंड करेगी कि फ्लक्स कितना वेरी कर रहा है कितने टाइम में, और ये जो ईएमएफ होगी ये डिपेंड करेगी कि फ्लक्स कितना वेरी कर रहा है कितने टाइम के अंदर। सिंपल है दैट। ऑब्वियसली इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आपको मिल जाएगी हमारे नोट्स के अंदर। इन वन शॉट लेक्चर्स के भी मैंने नोट्स बनाए हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट आवर डिटेल नोट्स जो कि हमारे कोर्सेज के साथ जाते हैं, बट दीज आर दोस्त नोट्स जो कि इन लेक्चर को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने हमसे बोला कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर हमने उसको वेरी कर दिया, वेरी करने का मतलब ये नहीं कि बढ़ा दिया या कम कर दिया, वेरी करने का मतलब ये है कि वो अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कम इन हैंडी। मैं आपको जनरेटर की मिसाल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और ये जो ईएमएफ होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लक्स में चेंज आ कितना रहा है, कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है, सही है। तो इसका इसने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया। पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भैया ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। प्रोपोर्शनलिटी से हटाई तो हमारे पास एक चीज़ आ गई -n। -n बेसिकली टेल्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जाहिर सी बात है किसी तार के अंदर ये क्या कहते हैं करंट इंड्यूस हो रहा होगा, तो वो तार कितने टर्न्स हैं ये एक कांस्टेंट है। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव के ऊपर भी आएंगे, दैट इज अ होल न्यू कॉन्सेप्ट, बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर कि फैराडे ने हमसे बोला कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे -n हमारे पास एक कांस्टेंट है, जबकि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा सी सिर्फ इतना बताता है कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, सही है। अब यार समझो मेरे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ से कितनी जा रही है? 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर 5 सेकंड तक यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाती रहेंगी तो फ्लक्स तो मौजूद है, क्योंकि फ्लक्स के नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। बट क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने क्या किया, मैंने फ्लक्स की वैल्यू को वेरी नहीं किया, मैंने फ्लक्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू को वेरी कर दूँ, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर सेकेंड चेंज करता जाऊँ कि हर सेकंड हमारे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बदल रही है। सेकंड नहीं होता, मिली सेकंड्स में होता है। आपकी आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हर सेकंड जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बदल रही है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे पास फ्लक्स के अंदर वेरिएशन आती रहेगी। जब वेरिएशन आती रहेगी तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा, सही है। ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, बट मैं आप लोगों को इसके जनरेटर की मिसाल देता हूँ क्योंकि इट वर्क्स वेरी वेल। समझो ये हमारे पास हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो फ्लक्स है वो कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है BA cos थीटा। इसका मतलब है यहाँ पे तीन ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको चेंज करके हम लोग फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा और कम करके मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एरिया को बढ़ा या कम कर सकता हूँ बार बार। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि मैं कॉस थीटा यानी एंगल को चेंज कर सकता हूँ, किस एंगल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस बॉडी की सरफेस के ऊपर जा रही है। अगर पहले ऑप्शन को देखा जाए तो पहला ऑप्शन इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हमें बार बार मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। दैट इज अटेन वी आर लाइक
हम लोग रेजिस्टेंस के साथ खेलते हैं, दैट इज अटेन, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड को बार बार ऊपर नीचे करना इज डिफिकल्ट, स्पेशली जब हम लोग ट्रेडिशनल मैग्नेट्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात नहीं कर रहे। आपने सही। दूसरी चीज़ है एरिया, मैं एरिया को बढ़ा या कम कर दूँ, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि मुश्किल अटेन करना। बार बार मैं एरिया बदलता रहूँगा क्या, बार बार मैं सरफेस चेंज करता रहूँगा क्या। और तीसरी चीज़ है एंगल। एंगल का मतलब ये है कि अगर मैं उस एंगल को बार बार बदलता रहूँ, जिस एंगल की वजह से मेरे पास फ्लक्स मेरे पास सरफेस के फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, तो अगर मैं एंगल बदल रहा हूँ, समझो ये फील्ड लाइन्स है और ये मेरा सरफेस है, कभी ये यूँ 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 है। इससे क्या हो रहा है, इससे बेसिकली ये हो रहा है कि एट एवरी गिवन पॉइंट, एट एवरी गिवन सेकेंड या फिर एट एवरी गिवन मिली सेकेंड, जो सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पास कर रही है वो बदल रही है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बदल रहा है। लेट्स से कि मेरे पास ये फील्ड लाइन्स है और ये पहले इस सरफेस के ऊपर ऐसे लगी, फिर ये सरफेस के ऊपर ऐसे लगी, फिर ये सरफेस के ऊपर ऐसे लगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एट एनी गिवन सेकेंड अगर मैं सरफेस को रोटेट कर रहा हूँ तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जो सरफेस को पास कर रही हैं वो बदल रही हैं। अगर सरफेस का जो एंगल है वो बदल रहा हूँ तो जो सरफेस इसके पास आ रही है, यानी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस है वो बदल रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। और बदलने का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहे हैं। तभी हम लोग क्या करते हैं, तभी हम लोग एसी जनरेटर बनाते हुए जो हमारे पास जो आर्मेचर होता है हम उसको घुमाते हैं, आर्मेचर के घुमाने से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस होती है वो बदलती जाती हैं। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विया जनरेटर। ऑब्वियसली बात है, पूरी वर्किंग नहीं दिखा, सिलेबस का पार्ट नहीं है, फ्लक्स समझ में आ गया होगा, फैराडे की लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गई होगी कि अगर मैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस है उनको मैं कॉन्स्टेंटली वेरी करता रहूँ, यानी मैं फ्लक्स को कॉन्स्टेंटली वेरी करता रहूँ, तो मेरे पास करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फैराडे भैया ने बस इतना बोला और फैराडे भैया ने हमें फॉर्मूला दिया, दैट वाज नेगेटिव डेल्टा फाई, नेगेटिव एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दैट इज बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को अपने ध्यान में जहन में रखना। से एन तो आपने बता दिया, ये नेगेटिव साइन का क्या ताल्लुक है ये समझें। नेगेटिव साइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सही है भाई। अब हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव साइन क्या है। नेगेटिव साइन को बेसिकली समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपनी थियोरी दी थी, दैट इज नाउ प्रूवन, दैट वाज लेंज़ेस लॉ। लेंज भैया ने इस बात को समझाया था, तो उसको हम लोग कहते हैं लेंज़ेस लॉ। क्या कहता है हमसे, लेंज़ेस लॉ हमसे कहता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करते हो, आप ईएमएफ इंड्यूस करते हो, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose its source। जब भी आप किसी भी बॉडी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वो अपनी सोर्स को अपोज करेगा। सर बात समझ में नहीं है, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो मज़े से समझ में आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, इसकी जो इसको पढ़ाने का तरीका होता है वही सब। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉर्थ पोल होगा, जो नॉर्थ पोल होगा किसी भी मैग्नेट का, वो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करता है, और जो साउथ पोल होता है वो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करता है। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ इमेजिन कि हमारे पास, मेरा भाई, एक तार है, हमारे पास एक तार है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस तार के पास एक मैग्नेट को लेके आता हूँ। अभी जो मैग्नेट ये स्पेशल क्यों है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसके यहाँ पे लेट से साउथ पोल है, यहाँ पे इसके नॉर्थ पोल है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, गैल्वेनोमीटर, विच इज़ बेसिकली देयर टू इंडिकेट कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बर्गर बन गया। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे ले आया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल लाने की वजह से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी वो आई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई तो उसकी वजह से सरफेस के थ्रू पास की। जब पास लेके आ रहा हूँ तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करिए, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा था कि ये क्या देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देगा। सही है,
जैसे जैसे पास आएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को प्रेस करेगी। पास आते आते जब तक ये मोशन में है, मोशन के अंदर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी वो वेरी करती जाएंगी। क्यों? क्योंकि एट डिफरेंट पॉइंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है। तो जब ये बढ़ती जा रही है तो वी कैन से फ्लक्स, वी कैन से कि फ्लक्स वेरी कर रहा है। सिंपल एज दैट। इतनी लंबी याद मत करो, फ्लक्स हमारा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरा बच्चा? यहाँ पे होगा करंट इंड्यूस। गैल्वेनोमीटर बोलेगा भैया करंट आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल लाने की वजह से कैसा करंट इंड्यूस होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास हमारा ACW करंट इंड्यूस्ड। सही है। हमने नॉर्थ पोल को लेके आए, नॉर्थ पोल के लाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के वेरी करने की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि नॉर्थ पोल लेके आया तो फ्लक्स भी कौन सा होगा? एंटी क्लॉक। तो करंट कैसा होगा? वो भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट है, अगर नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट बना रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या बनाएगा? नॉर्थ पोल बनाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर फॉलोज सिमेट्री। ये वही बात है ना कि जब करंट फ्लो कर रहा था तो करंट के आसपास क्या आ रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। याद करो, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया है कि जब करंट फ्लो करता है तो क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या आया? करंट आया। सर ये तो उल्टा हो गया, ये तो अजीब सी चीज़ बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फैराडेज का लॉ, क्योंकि लेंस का लॉ यही समझाएगा। क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज करंट बना। एंटी क्लॉकवाइज करंट ने क्या बनाया मेरे बेटा? क्या बनाया? बनाया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बन गया। अब मजे की बात देखो, ये जो मैग्नेट लाए इसका यहाँ पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये मैग्नेट क्या है? ये क्या है? कर है ऐसा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या मैं कह दूँ अपोज करेंगे। बात समझ में? कुछ भी नहीं हुआ। फिर से समझता हूँ, मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल नहीं है तो एटलीस्ट दिमाग वाला टॉपिक है, समझो। हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक हमारा वायर। इसके ऊपर हम लोग क्या लेके आए? इसके ऊपर हम लोग लेके आए बार मैग्नेट। यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल। ठीक है, हम इसको पास लेके आए। इसके पास आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी, फील्ड लाइंस के वेरी करने की वजह से फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या करा? वेरी करा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बना करंट। कैसा करंट बना? नॉर्थ पोल आने से एंटी क्लॉकवाइज करंट बनता है। तो हमारे पास बन गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट ने क्या बनाया? नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि नेचर फॉलो करती है सिमेट्री। अगर नॉर्थ पोल आने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट बना तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के बनने की वजह से अगेन नॉर्थ पोल बना। यहाँ पे क्या बन गया? नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल ने, मैग्नेट के नॉर्थ पोल ने इसके नॉर्थ पोल को रिपेल किया। तो जो सोर्स थी, बेसिकली ये क्या थी? हमारी सोर्स थी। और ये क्या था? हमारे पास इंड्यूस करंट। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो इंड्यूस करंट होगा, यानी जो इंड्यूस EMF होगा, वो हमेशा अपनी सोर्स को रिपेल करेगा या फिर सोर्स को अपोज करेगा। यही पढ़ा था। देखो क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि द इंड्यूस EMF विल अपोज इट सोर्स। जो नॉर्थ पोल बना, उस नॉर्थ पोल ने अपनी ही EMF को अपनी ही सोर्स को अपोज किया। लेंज़स लॉ हमसे यही कहता है कि जब भी आप EMF को इंड्यूस करोगे तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा वैसी हरकतें करेगा कि जिस सोर्स ने उसको प्रोड्यूस किया वो उसको अपोज करे। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज़स लॉ। क्योंकि अपोजिशन हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन में उलट आ रहा है, तो तभी हमारे पास हम लोग यहाँ पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो नेगेटिव का साइन है ये लेंज़स लॉ एक्सप्लेन करता है। और कैसे एक्सप्लेन करता है? ये बेसिकली बताता है कि जो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन है और जो सोर्स की डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल को हम लोग वेक्टर फॉर्म में मतलब हम लोग नेगेटिव साइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वेरी मच इट। ये नहीं बताया कि मैग्नीट्यूड कम है। ये पॉजिटिव नेगेटिव और मैग्नीट्यूड वाला नहीं, ये डायरेक्शन वाला है, जो कि हम लोग वेक्टर फॉर्म के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जाता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मैं आप लोगों को एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भैया हमारे पास हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास कैसे होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक कोर होती है, जिस कोर के ऊपर हमारे पास ट्रांसफार्मर के साथ तमाम वायर अटैच होते हैं। क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन समझा दूँ, दैट्स द बोरिंग पार्ट, अनफॉर्चुनेटली पढ़ना पड़ता है। पहले ये समझा दूँ, एक कोर होती है जिसके ऊपर तार रैप्ड अप होते हैं। तो ये जो कोर होती है किसी मेटल की बनी हुई होती है। वी यूज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर नॉर्मली, वी यूज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर नॉर्मली।
ठीक है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? लॉसेस बचाते हैं। कैसे बचाते हैं थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर लगाते हैं 2 वायर्स, एक होता है इनपुट वायर, एक होता है आउटपुट वायर।